अंग्रेज़ों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फैसले भी पैदा की जा सकते हैं। 18वीं सदी प्राकृतिक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर दिया। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। तो बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, मद्रास में चाय। भारतीय तो नील की मांग क्यों थी? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। इस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा में यूरोपीय बाजार में पहुँचती थी। उसकी कीमत बहुत ऊँची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी या नीले रंग बनाने के लिए बोट नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। बोट पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस और जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के बोट उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे तो नील के आयात पर पाबंदी लगा दी। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि बोट से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आ जाते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी ढील देने के लिए अपनी सरकार को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाल, जमाइका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में अधिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली प्राकृतिक अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के अंग्रेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचने से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नील की खेती बढ़ाने में रास्ता ढूंढने लगी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगा था। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों लोग नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने लगे। अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से बहुत सारे लोग भारत आए। उन्होंने नील के बागान लगा दिए। जिनके पास नील के पैदावार के लिए पैसा नहीं थी, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने के लिए तैयार थे। नील की खेती दो मुख्य तरीके थे। खेती के दो तरीके, नील और रैयत। नील और रैयत।
निज खेती की व्यवस्था में बगान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे, या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। निज खेती की समस्याएं। बगान मालिकों को निज खेती का क्षेत्र फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती के उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ से लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंड की जरूरत थी। इस तरह की ज़मीनें जहाँ उन्हें मिले कहाँ से मिल सकती थी। उन्होंने नील की फैक्ट्री की इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने का प्रयास किया और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो रहा था। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान तो नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत होती थी। मजदूरों की जरूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की जरूरत भी थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए थे। इसका मतलब यह है कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन थी तो 2000 हलों की जरूरत पड़ती थी। हलों को खरीदना, उसका रख रखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों सभी हल तो नहीं मिल सकते। उन्हें अपने लिए ही इन बीजों की जरूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों की जरूरत होती थी, उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल की खेती में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिर तक बगान मालिक निज खेती का क्षेत्र फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन तो रैयती व्यवस्था के अंतर्गत आते थे। रैयतों की जमीन पर